हेलो दोस्तों, आपका हमारे और अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेज में मैं पॉलिटिकल साइंस मुकेश सर आपका फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम सा। एक नए चैप्टर भारतीय राज्य व्यवस्था में उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर का नाम आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यदि बात की जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो मेरे भाई पहली बार भारतीय संविधान की तो छोड़ी जाए और पढ़ा जाए कि ये प्रस्तावना ही झंझट क्या होता है। पहले भारतीय संविधान की नहीं पढ़ा रहा, प्रस्तावना क्या पढ़ा रहा हूं, प्रस्तावना का अर्थ पढ़ा रहा हूं कि प्रस्तावना होती क्या। यदि बात की जाए मेरे भाई, हम जब छोटी क्लासों में थे तो हमें निबंध लिखने के लिए दिया जाता था और कहा जाता था या तो गाय पे या आतंकवाद पे या महात्मा गांधी पे, ऐसे निबंध लिखने के लिए दिया जाता था। और क्या करते थे हम, जब भी निबंध लिखना स्टार्ट करते थे तो पहली बार उसमें जो हेडिंग देते थे उसमें या तो प्रस्तावना देते थे या भूमिका देते थे, बाद में मैटर लिखते थे और लास्ट में उपसार या निष्कर्ष लिखते थे। मेरा मतलब क्या है यहां पर बताने का कि पहला जो निबंध दिया गया है उसका सार लिखते कि हम इस चीज पे लिख रहे हैं और इसका विवरण ये है। यानी प्रस्तावना है क्या, किसी भी आगामी चीज का सार होता है, यानी परिचय दिया जाता है कि हम इस चीज के बारे में लिख रहे हैं। और पढ़ किसकी रहे हैं, पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की पढ़ रहे हैं। यदि बात की जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो मेरे भाई प्रस्तावना है क्या, भारतीय संविधान का सार लिखा हुआ है। और इसी कारण प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का कुंजी नोट भी कहा जाता है और भारतीय संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। लेकिन राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस में अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था, विद्वानों के नाम पूछे जाते हैं। यदि यहां पर प्रस्तावना की चर्चा कर ली, यदि इसी लाइन को जो मैंने अभी 1 मिनट में बोला है, इसी को यदि प्रश्न का रूप दिया जाए तो प्रश्न क्या लिख रहा हूं, प्रश्न यहां पर लिख रहा हूं मेरे भाई, और सभी को याद करना, प्रश्न लिख रहा हूं भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का दर्पण किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का दर्पण किसे कहा जाता है। प्रश्न तो मैंने लिख दिया, भारतीय संविधान का दर्पण किसे कहा जाता है। यदि ऑप्शन लिखे जाएं, पहला लिख रहा हूं प्रस्तावना, दूसरा लिख रहा हूं मौलिक अधिकार, दूसरा लिख रहा हूं क्या लिख रहा हूं, मौलिक अधिकार लिख रहा हूं। तीसरा लिख रहा हूं मौलिक
कर्तव्य लिख रहा हूं, और चौथा लिख रहा हूं नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत। और मेरे भाई दिल्ली पुलिस वाले, राजस्थान पुलिस वाले इसी प्रश्न को अधिकतर याद रखने का प्रयास करें। लिखा क्या? भारतीय संविधान का दर्पण यानी आईना किसे कहा जाता है? और सभी को पता आईना क्या होता है। अरे भाया आपनो मुंह दिखे ना, कसा गाफा आपनो डोल, वो ही आईनो है। यानी भारतीय संविधान कैसा है उसको ना पढ़ा जाए, उसका प्रारूप देखना कि वो कैसा है और वो हमें किस में दिखाई देता है। तो मेरे भाई मैंने अभी अभी बोला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें क्या दे रखा है? भारतीय संविधान का सार दे रखा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता? भारतीय संविधान का दर्पण यानी आईना कहा जाता कि भारत का संविधान कैसा है। यदि बात की जाए प्रस्तावना की, यदि बात की जाए किसकी? प्रस्तावना की बात की जाए इस प्रश्न के बाद में, तो मेरे भाई ये तो याद रखना दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के लिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए, यदि प्रस्तावना की बात की जाए तो विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख, क्या बोल रहा हूं, विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में किया जाता है। यानी विश्व का पहला राष्ट्र होता कौन सा? अमेरिका होता, जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया जाता है। पढ़ किसकी रहे हैं? भारतीय संविधान की पढ़ रहे हैं। तो भारत में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख, भारत में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 में किया जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख किया गया तो मेरे भाई भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में प्रस्तावना का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। जो भारत शासन अधिनियम 1919 में जो प्रस्तावना थी वही 1935 के अधिनियम में जोड़ दी जाती है। मैंने तो क्या लिखा है? भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रस्तावना का उल्लेख कर दिया जाता है। यदि प्रश्न वही पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है और ऑप्शन में अगले ने नहीं दिया भारत शासन अधिनियम 1919, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? यानी मेरा मतलब क्या कहने का कि भारत शासन अधिनियम 1919 इसको मेरे भाई किस उपनाम से भी जाना जाता है? यानी भारत शासन अधिनियम 1919 यदि ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो वो उपनाम कौन सा होता है जिसके तहत भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है? दो नाम लिख रहा हूं मेरे भाई, एक तो लिख रहा हूं मार्ले मिंटो, एक तो लिखा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। एक तो लिख रहा हूं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लिखा है, और दूसरा लिख रहा हूं नाम होता है चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मैंने बोर्ड पे दो नाम लिखे हैं, एक तो लिखा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, दूसरा लिखा है चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। पूछा क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 को
किस उपनाम से भी जाना जाता है? यदि बात की जाए दोनों क्यों बता रहा हूं, तो मेरे भाई एक चीज याद रखनी है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से तो किसके, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से तो भारत शासन अधिनियम 1909 को जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1909 को तो कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। बात किसकी कर रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई सर्वप्रथम चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में भारत में प्रस्तावना का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए, पिछली बार जो रिट की एग्जाम हुई उसमें यह पूछा गया, भारत शासन अधिनियम 1909 के समय एक तो भारत सचिव कौन था और एक भारत का वाइसराय कौन था? प्रश्न दे दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक तो इसमें भारत सचिव है, एक भारत का वाइसराय है। मेरे भाई मैं यहां पर एक बात बोल रहा हूं, सभी को याद रखनी है, ब्रिटिश सरकार का कोई भी अधिनियम दिया जाए और उसमें यदि ऐसे नाम दिए जाए तो हमें याद ये रखना है, पहला नाम आएगा वो तो भारत का भारत सचिव होगा और दूसरा नाम आएगा वो भारत का वाइसराय होगा। यानी मतलब क्या है, भारत शासन अधिनियम 1909 के समय लॉर्ड मार्ले तो भारत का भारत सचिव था और मिंटो भारत का वाइसराय था। और प्रश्न पिछली बार रिट में यही आया, मैंने बोला क्या है, जो पहले नाम आएगा वो तो भारत का भारत सचिव होगा और बाद में नाम आएगा वो भारत का क्या होगा, वाइसराय होगा। बात किसकी चल रही है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ा रहा हूं। यदि बात की जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तो मेरे भाई आगे पढ़ा रहा हूं। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में और भारत में किया जाता है, किसमें, भारत शासन अधिनियम 1919 में किया जाता। इसके बाद में चर्चा की जाए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से ग्रहण की जाती है। हमने पहले चैप्टर में इस पे चर्चा कर ली है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक, यानी तीसरी बैठक होती है मेरे भाई 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखता है। यानी जो भारतीय संविधान बनाया जाता है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, भारतीयों को कैसा शासन दिया जाएगा, भारत में राज व्यवस्था कैसी होगी, भारतीय शासन कैसा चलेगा, यानी ऑब्जेक्ट दिया जाता है, उसका उद्देश्य दिया जाता है और वो रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 को। और बता चुका हूं 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा उसे पारित कर देती है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो ली तो जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से ली जाती है। इसी कारण प्रस्तावना को मेरे भाई उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का दार्शनिक जनक भी कहा जाता। प्रस्तावना का दार्शनिक जनक कहा जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू को और पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से ग्रहण की जाती है। इसके बाद में चर्चा की जाए, इसी की लाइन घुमा के पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रभावित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से है। लेकिन प्रश्न वही पूछा गया कहां से ली गई, लेकिन यह प्रस्ताव ऑप्शन में नहीं आया। और मेरे भाई अगले ने पूछा क्या, ऑप्शन में देश के नाम दे दी। तो मेरे भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की जाती है। कब बोल रहा हूं, जब उद्देश्य प्रस्ताव ऑप्शन में नहीं हो तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या ली जाती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली जाती है।
इसके बाद में चर्चा की जाए, राजस्थान पुलिस में अभी तक ये पूछा गया और राजस्थान पुलिस वाले दोबारा इसी प्रश्न को याद रखें, क्योंकि मेरे भाई कई बार पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा को कहां से ग्रहण किया जाता। यदि मेरी भाई भाषा पूछी जाए तो भारतीय संविधान सभा ने प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था। प्रस्तावना ली जाती है ऑस्ट्रेलिया से ली जाती है, लेकिन बात सामने ये आई, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो न तो भारतीय संविधान के किसी भाग में है, न ही भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में है, और न ही भारतीय संविधान की किसी अनुसूची में है। यानी भारतीय संविधान में भाग कितने 1 से लेकर 22 तक हैं, अनुच्छेद कितने 1 से लेकर 395 तक है, अनुसूचियां कितनी है 1 से लेकर 12 तक है। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख तो नहीं किया जाता है। तो मेरे भाई बात सामने क्या आई, संसद ने कहा कि हम प्रस्तावना में संशोधन करें, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 सिर्फ ये कहता है कि संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, और संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो प्रस्तावना में आप संशोधन नहीं कर सकते। राजस्थान पुलिस वालों के लिए एक प्रश्न यहां भी बता देता हूं। प्रश्न क्या बोल रहा हूं, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, और ली कहां से जाती है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली जाती है। बात क्या आई सामने, संसद तो कह रही है संशोधन करूंगी और सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं करना प्रस्तावना में, क्योंकि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और हम शेखावाटी के हैं, और यदि हमारी भाषा में बोला जाए, यदि हमारे घर में या हमारे समाज में या हमारे परिवार में बाया कोई के साथ झगड़ो जाना, यानी पापा को मम्मी को आपनो कोई के साथ झगड़ो है, और गांव को कोई मिल जाए, यार बाया यो कागज है या बात है बन खजे तू जना आफा के बोला ना ना मेरो पापा माँ मन मारे, कया मारो तो बाऊ बोल चाल ही को नहीं आजकल, मारो तो बैर चाल रहा है। यानी मेरा मतलब क्या कहने का, सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संसद में झगड़ा हो गया, और हमारी बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, बैर कहते हैं, यानी बेर है दोनों में। तो मेरे भाई बेरूबारीवाद 1960 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। क्या बता रहा हूं, बेरूबारीवाद 1960 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो मेरे दोस्तों प्रश्न एक ये भी बना कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मेरे भाई बेरूबारीवाद 1960 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, लेकिन हम तो क्या, हम तो हम ही हैं, और बात से पलट गया सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद और आता है, केशवानंद भारतीवाद, और आता है मेरे भाई 1973 में आता है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदल लिया और क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है
और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। यानी पर्सन क्या बना? भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो उस कंडीशन में करना मेरे भाई केशवानंद भारतीवाद 1973 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारत के संपूर्ण संविधान में संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दी और कह दिया संसद संविधान में कर सकती है, संपूर्ण में और प्रस्तावना में भी कर सकती है, लेकिन मेरे भाई इसमें नहीं कर सकती। पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संपूर्ण संविधान में, यहां तक प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। तो प्रश्न ये भी बन चुका, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी थी? तो केशवानंद भारतीवाद में मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी जाती है। इसके बाद में चर्चा की जाए, मैंने क्या बोला? भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदल लिया। केशवानंद भारतीवाद में बेरोजगारीवाद 1960 को बदल दिया जाता है और कह दिया जाता प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता। यदि यहां प्रश्न बनाया जाए तो मेरे भाई बोर्ड पे देखना है, प्रश्न लिख रहा हूं, आंसर नहीं बता रहा, कमेंट बॉक्स में जाके बताना। बोल क्या रहा हूं? प्रश्न है मेरा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना ही फैसला, अपना ही फैसला बदला जाना, अपना ही फैसला बदला जाना क्या कहलाता है? कल मैंने बोला था वही बात है, एकदम प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से पढ़ा रहा हूँ कि कैंडिडेटों के समझ में आए। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है, रान नहीं काटी जा रही, एकदम प्यार से लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना ही फैसला बदला जाना क्या कहलाता? यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया था और उसे ही बदल लिया। ऑप्शन लिख रहा हूँ मेरे भाई, पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ, पहला लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। पहला लिखा है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। दूसरा लिख रहा हूं, निर्णय कहा जाता। तीसरा लिख रहा हूं, न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। और चौथा लिख रहा हूं, अधिनिर्णय कहा जाता है। चार ऑप्शन लिखे हैं, आराम से पढ़ के दिमाग लगा के बाद में आंसर देना है।
न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है, निर्णय कहा जाता है, न्यायिक समीक्षा कहा जाता है और अधिनिर्णय कहा जाता है। बात क्यों आई? क्योंकि केशवानंद भारतीयवाद 1973 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल लिया था। इसके बाद में चर्चा की जाए, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक वाद और आया, नाम था SR बॉम्बे वाद 1994। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक वाद आता, नाम होता SR बॉम्बे वाद 1994 और जो SR बॉम्बे था वो कर्नाटक का CM था और उसने क्या, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दी और इस वाद के तहत भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान का मूलभूत ढांचे के रूप में परिभाषित कर दिया। प्रश्न इतना ही याद रखना है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में पंथ निरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा बताया था? तो SR बॉम्बे वाद 1994 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंथ निरपेक्षता शब्द क्या है? भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसके बाद में चर्चा की जाए आगे प्रस्तावना की, तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मेरे भाई क्या है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है और मेरे भाई संसद ने किया भी है। कितनी बार किया है? केवल एक ही बार किया। भारतीय संसद ने प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया और मेरे भाई इतना मुश्किल काम होता है ना, उसे बार बार मैं एक नाम लेता हूं, बड़ी मम्मी ही करती है और कोई नहीं करता है। और भारत की प्रधानमंत्री बनती है, नाम होता है श्रीमती इंदिरा गांधी। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेरे भाई प्रस्तावना को भी नहीं छोड़ा और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें भी संशोधन कर दिया इंदिरा गांधी सरकार ने। और किया था कौन सा? नाम होता है मेरे भाई 42वां संविधान संशोधन और किया जाता मेरे भाई 1976 में किया जाता। यानी प्रश्न ये याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है, 1976 में किया जाता है। कौन सा किया जाता? 42वां संविधान संशोधन किया जाता है और करता कौन है? इंदिरा गांधी सरकार करती है। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए दोनों प्रश्न बनते हैं, कौन सा किया जाता? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद में आगे चर्चा की जाए, इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया और मेरे भाई 3 शब्द जोड़े थे। पहला शब्द होता है मेरे भाई, जोड़ा जाता है समाजवाद को जोड़ा जाता है। इसके बाद में दूसरा जोड़ा जाता है मेरे भाई पंथ निरपेक्षता को जोड़ा जाता है। और इसके बाद में तीसरा शब्द जोड़ा जाता है और नाम होता है अखंडता को जोड़ा जाता। 3 जोड़े जाते हैं, समाजवाद जोड़ा जाता, पंथ निरपेक्षता जोड़ा जाता और अखंडता जोड़ा जाता। एक ही बार संशोधन हुआ तो प्रश्न यहां से भी बन गया, 3 जोड़े जाते हैं, ऑप्शन कितने आते हैं मेरे भाई? 4 आते हैं। और यहां प्रश्न बनाया जाए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा जाता? तो क्या लिखा है? समाजवाद जोड़ा जाता है, पंथ निरपेक्षता जोड़ा जाता है, अखंडता जोड़ा जाता है और ऑप्शन मिलेगा तो मेरे भाई चौथा यही मिलेगा, धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता शब्द का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं मिलता। किसमें है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता नहीं है तो इसका उल्लेख नहीं किया जाता। इसके बाद में चर्चा की जाए, केवल राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस वाले ही याद रखें,
कई विद्वानों के नाम दिए होते हैं और कोटेशन पूछे जाते हैं। अभी तक तो राजस्थान पुलिस में यही पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था। यदि राजनीतिक कुंडली पूछी जाए तो मेरे भाई के.एम. मुंशी ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। लिख नहीं रहा, लाइन बता रहा हूं, उस कैंडिडेट का फिर नाम लिख रहा हूं। इसके बाद में एक कैंडिडेट और होता, नाम होता मेरे भाई, नाम होता है सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द एक चित्तर है। चित्तर बोला है मेरे भाई, मैंने ये बोला है, तितर नहीं बोला है, क्योंकि हम राजस्थानी तो तितर याद रखें, तितर नहीं। सुभाष कश्यप ने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द एक चित्तर है जो कहानी कहता है तपस्या, त्याग और बलिदान की। इसके बाद में चर्चा की जाए, एक कैंडिडेट और होता है और उसने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और दीर्घकालीन सबसे बड़ा नाम है तो ऑप्शन में मिलेगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इससे बड़ा तो नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसके बाद में एम हिदायतुल्लाह ने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कि एम हिदायतुल्लाह ने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र की तरह है, जिसको क्या एक क्रांति द्वारा ही बदला जा सकता है। मेरे भाई इन कैंडिडेटों के नाम बताएं, ये राजस्थान पुलिस में पूछा जाता है। अधिक से अधिक कैंडिडेट इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाया जाए, और यदि किसी कैंडिडेट को कोई शंका लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया जाए, उसका समाधान किया जाएगा तुरंत। इतनी प्रस्तावना पढ़ा चुका हूँ। कल जो रिट और पटवार वाले हैं उनका थोड़ा डीपली पूछा जाता है, तो मेरे भाई प्रस्तावना की रान नहीं काट रहा, और वीडियो में इतना ही पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रस्तावना अभी बची है और कल वाले वीडियो में पूरा करवा दूंगा। कल के लिए मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक।